यहाँ उपस्थित सभी प्रेस मित्रों का आईवी हॉस्पिटल मोहाली की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है स्ट्रोक यानी कि ब्रेन अटैक। पूरे विश्व में 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है। स्ट्रोक एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो कि इंडिया में वर्ल्ड वाइड में आफ्टर कार्डियक सबसे ज़्यादा डेथ्स जो है स्ट्रोक से होती हैं। So before we start, I'd just like to introduce you to our faculty from IV Hospital Mohali. To my extreme left is Dr. Vinit Sagar. Dr. Vinit Sagar is head of neuroprevention and neurosurgery at IV Hospital Mohali. Next to him is Dr. Pradeep Sharma. Dr. Pradeep Sharma is consultant neurologist with us. Then we have Dr. Swati Garg. Dr. Swati Garg is consultant neurology with us. And to my extreme left is Dr. Randhawa. He is also consultant neurosurgeon with us. कुछ फैक्ट और फिगर्स हैं स्ट्रोक के बारे में डॉक्टर साहब आपको डिटेल में बताएंगे जो आपसे शेयर करना चाहेंगे कि पूरे विश्व में करीब 15 से 18 लाख स्ट्रोक के केसेस हर साल होते हैं और जिसमें से सबसे ज़्यादा 60% जो केसेस इंडिया में पाए जाते हैं। 1 in 4 मतलब 4 लोगों में से एक व्यक्ति को स्ट्रोक होने की संभावना रहती है। ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए टाइम को देनी चाहिए, क्योंकि गोल्डन पीरियड जो कि कहा जाता है कि स्ट्रोक को किसी भी तरह के लक्षण हो, स्ट्रोक जाके जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में पैरालिसिस कहते हैं, अधरंग कहते हैं, लकवा कहते हैं, ऐसे कोई भी लक्षण हो तो उस जो पेशेंट है उसको इमीडिएटली एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल का मतलब वो होता है कि जहाँ के स्ट्रोक ट्रीटमेंट या लकवा के ट्रीटमेंट की पूरी फैसिलिटीज हो, जिसमें कि एक पूरी ट्रेंड टीम हो, न्यूरोलॉजिस्ट की, न्यूरोसर्जन की, कैथ लैब हो, सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, उसमें न्यूरो आईसीयू हो और पेशेंट को जो ट्रीटमेंट है तुरंत मिल सके। तो आमतौर पे जो ट्रीटमेंट होता है इसमें अभी तक जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट चलता रहा है उसमें थ्रोम्बोलाइसिस होता है, एक इंजेक्शन लगाते हैं जो कि पहले 4 घंटे में अगर पेशेंट को लगा दिया जाए तो पेशेंट के रिकवर होने के बहुत चांसेस रहते हैं। अगर वो उस विंडो पीरियड के बाहर आए, 4 घंटे के बाद आए तो उसके चांसेस कम रहते हैं। और ऐसे ही एक नई टेक्निक है ये जिसको न्यूरो इंटरवेंशन कहा जाता है, जिसमें कि जैसे एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी करते हैं, हार्ट में जाके स्टेंट डालते हैं, इसी तरह न्यूरो इंटरवेंशन में ब्रेन में जाके जो क्लॉट होता है जहाँ की नाड़ी बंद होती है उसको जाके खोल दिया जाता है और क्लॉट को वापस निकाल दिया जाता है। ये फैसिलिटी बहुत ही लिमिटेड हॉस्पिटल्स में नॉर्थ इंडिया में अवेलेबल है, पीजीआई में और 1-2 प्राइवेट हॉस्पिटल में नॉर्थ में अवेलेबल है। पूरे पंजाब में नहीं है, हरियाणा में अगर काम करें तो जाके गुड़गांव में अवेलेबल है। तो ये फैसिलिटी भी हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है एंड वी आर रूटीनली डूइंग दिस काइंड ऑफ केसेस आल्सो। ये सारी डिटेल में डॉक्टर साहब आपको प्रेजेंटेशन में बताएंगे एंड देन वी कैन टेक आउट द क्वेश्चन आंसर। So just Good afternoon. Myself, Dr. Pradeep Sharma. I am a consultant neurologist. I am a consultant neurologist in IV Hospital Mohali. मैं एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ IV Hospital मोहाली में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। आज स्ट्रोक डे पे हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो बहुत ही खतरनाक बीमारी में हम लोग काउंट करते हैं आफ्टर कार्डियक डिजीज। स्ट्रोक सबसे पहले समझना होगा कि स्ट्रोक होता क्या है। लकवा, इसकी एक सिंपल डेफिनेशन आम भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। जो भी पेशेंट की नॉर्मल स्टेट होती है, जैसे कोई भी पेशेंट अपना नॉर्मल काम करता है, नॉर्मल बोलता है, नॉर्मल चलता है, उसमें कुछ भी बदलाव अगर हो जाए तो उसमें हम स्ट्रोक सस्पेक्ट कर सकते हैं। अब स्ट्रोक पहचाने कैसे? आम भाषा में आसपास के लोगों में किसी को लकवा आया है कि नहीं आया, किसी को पक्षाघात हुआ कि हुआ नहीं हुआ, तो उसको पहचाने कैसे? उसके लिए एक सिंपल हम लोगों ने ट्रिक याद करने के लिए आम भाषा के लिए बना रखी है। उसको हम लोग याद करते हैं बी फास्ट से। बी फास्ट में सबसे पहला जो शब्द आता है वो आता है बी फॉर बैलेंस। मतलब पेशेंट अगर हमारा खुद का संतुलन रखने में असमर्थ हो रहा है तो उसको हम बी से याद रखते हैं। ई फॉर आईसाइट, आंखों में रोशनी कम हो जाना, अचानक से एक हिस्से का कम दिखना या बिल्कुल नहीं दिखना, उसको हम लोग ई से याद रखते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो आता है एफ फॉर फेस, चेहरे का टेढ़ापन, चेहरे पे सुनपन या फिर एक तरफ झुकाव हो जाना, उसको एफ से याद रखते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो आता है ए फॉर आर्म मतलब हाथ या पैर में कमजोरी आना, सुनपन आना या फिर एक तरफ लटक जाना, उसको ए से याद रखा जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है उसके अंदर आता है एस फॉर स्पीच, बोली में कुछ भी बदलाव, हकलाना, तोतलापन या फिर अटक के बोलना या फिर गलत शब्दों का उपयोग करना, वो हम लोग एस से याद रखते हैं। और इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट जो शब्द आता है, महत्वपूर्ण है, वो आता है वक्त। टी मतलब टाइम और वक्त।
ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी जैसे जैसे हमारी साइंस प्रोग्रेस कर रही है, बढ़ रहा है इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन, अभी न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हुए हैं जो वक्त के साथ में बदलाव होने के साथ में हम लोग ट्रीटमेंट ऑप्शंस काम में लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास में कोई पेशेंट जल्दी डायग्नोस हो गया, अगर आसपास के किसी ने पहचान लिया कि इसको स्ट्रोक है, जैसे मैंने आपको बी फास्ट के सिम्टम बताए, और हमारे पास में हॉस्पिटल पहुंचता है और 4.5 घंटे के अंदर 4-4.5 घंटे के अंदर पेशेंट हमारे पास में हॉस्पिटल कैजुअलिटी में होता है, तो सबसे पहले हम लोग इवेलुएट करते हैं कि पेशेंट को लकवा किस वजह से हुआ है। मैं आपको छोटा मोटा तरीके से आपको बताना चाहूँगा कि ये 2 कारणों से होता है। एक होता है नस फटने से और एक होता है नस में खून का थक्का जमने से, रुकावट आने से। तो ये जो वक्त का जो क्राइटेरिया है, ये थक्का जमने वाले में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, हालांकि दूसरे के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी हम लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं उतना ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट होता है और पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। लेकिन जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी नए अवेलेबल हैं, वो खून का थक्का जमने वाली डिजीज़ में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग एक इंजेक्शन लगाते हैं, अगर 4-4.5 घंटे के अंदर हम लोग हमारे पास में पेशेंट पहुंचता है, वो विंडो पीरियड कहलाता है। जैसे पहले कार्डिक के अंदर विंडो पीरियड होता था, वैसे अभी न्यूरोलॉजी के अंदर भी विंडो पीरियड का आगमन हुआ है। तो वो इंजेक्शन का नाम है एक्टिलाइज और टेनेक्टिप्रेज। वो हम लोग लगाते हैं मेजर कॉन्ट्रा इंडिकेशन रूल आउट करने के बाद में, और एक न्यूरो इमेजिंग मस्ट होती है इसके अंदर, ईदर सीटी स्कैन या एमआरआई, जो हमारे पास में अवेलेबल है। और हमारे पास में न्यूरोसर्जन की बहुत अच्छी टीम है। अगर उसके अंदर कोई खून पतला करने का इंजेक्शन लगाने के बाद में अगर पेशेंट इंप्रूव नहीं करता है, या फिर हमें लगता है कि कोई बहुत मेजर नर्व बंद है और उसके अंदर दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन के लिए हमें जाना पड़ेगा, तो वो आता है थ्रोम्बेक्टॉमी। थ्रोम्बेक्टॉमी एक सिंपल प्रोसीजर होता है जिसके हम लोग एक पैर की नस के थ्रू ब्रेन की नस जो बंद है उधर तक पहुंचते हैं और नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके उस थ्रोम्बस को, जो नस बंद है, उसको हम लोग खोल देते हैं। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती है हमारे पास में। जैसे वक्त पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर 6.5 घंटे तक हमारे पास में आप पहुंचे तो रिजल्ट्स अच्छे हैं। बाकी एक्सटेंडेड विंडो पीरियड एक टर्मिनोलॉजी है जो अभी न्यू आई है, उसके अंदर हम लोग 24 आवर्स तक डिफ्यूजन परफ्यूजन मिसमैच एक इन्वेस्टिगेशन होती है, वो अवेलेबल है हमारे पास में, वो करवाते हैं और उससे हमें ज्ञात होता है कि ये नस खोलने से हमें कितना फ़ायदा होगा। और हमें जब लगता है, न्यूरोसर्जन से हम लोग डिस्कशन करते हैं, न्यूरोलॉजी की टीम आपस में डिस्कशन करती है, वो हम लोग डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को ये थक्का खोलने से रिलीफ आएगा कि नहीं आएगा। और हमें लगता है कि नहीं, ये रिलीफ आएगा एंड पेशेंट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर डूइंग दिस प्रोसीजर, हमें लगता है इसको फ़ायदा काफ़ी होने वाला है, तो हम वो थ्रोम्बेक्टॉमी का प्रोसीजर करते हैं। जो हमारे यहाँ पर न्यूरो इंटरवेंशन की टीम है, न्यूरोसर्जन की टीम है, डॉक्टर विनीत सहगल एंड डॉक्टर जसप्रीत, दे डू अ वेरी वेल। तो ओवरऑल ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। बाद में अगर 24 आवर्स के बाद में भी पेशेंट्स हमारे पास में आता है, वी आर हैविंग ऑल द team, neuro ICU team, neurosurgical team, neuro wards are there available in all the 5 hospitals which in the Punjab, and we are doing a great job. We are managing, दूसरे तरीके से हम लोगों को मैनेज करते हैं, दूसरे तरीके की खून पतला करने के इंजेक्शंस आते हैं, दवाइयाँ आती हैं, जो हम लोग ट्रीटमेंट के रूप में उनको स्टार्ट करते हैं, पेशेंट इम्प्रूव्स वेरी वेल। तो ये ओवरऑल ट्रीटमेंट ऑप्शंस थे जो हम लोग करते हैं। और ये जो डिटेल में थ्रोम्बेक्टॉमी एंड थ्रोम्बोलाइसिस, जैसे मैंने आपको बताया, इंजेक्शन थ्रोम्बेक्टॉमी, ये उसके ऊपर थोड़ा हमारे न्यूरोसर्जन्स डॉक्टर विनीत एंड डॉक्टर जसप्रीत आपको फोकस करके बताएंगे। एंड आई विल नाउ गिव अ माइक टू डॉक्टर विनीत सहगल। जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि एक प्रोसीजर अवेलेबल है जो आज से पहले अवेलेबल नहीं था, जिसमें कि हम ब्रेन में से जो ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट फंसा होता है उसको कुछ प्रोसीजर करके हम उसको निकाल लेते हैं और ब्लड फ्लो रिस्टोर हो जाता है। जैसे कि हार्ट में भी आपने देखा कि स्टेंट डाल के ब्लड फ्लो रिस्टोर किया जाता है, सिमिलरली ब्रेन में भी डिवाइसेस यूज़ करके क्लॉट निकाल करके ब्लड फ्लो रिस्टोर किया जाता है। जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए एक हमने रिसेंटली ये प्रोसीजर किया था, मैं उस पेशेंट का ही आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ये एक वृद्ध व्यक्ति थे जो अराउंड 73 साल के थे। ये हमारे पास आउटसाइड विंडो पीरियड आए थे, मतलब उनको खून पतला करने का टीका लगाने का जो टाइम था वो निकल चुका था। तो जब हमने इनका एमआरआई किया तो हमने रियलाइज़ किया कि इसका जो ब्रेन का डैमेज होना चाहिए था वो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है डीएसए मतलब कि जो कैथ लैब में प्रोसीजर किया जाता है, उसमें हम एंजियोग्राफी करते हैं ब्रेन की। तो जब हमने एंजियोग्राफी किया, ये एंजियोग्राफी की पहली फिल्म है, आप देख सकते हैं। लाइट थोड़ा सा डिम करेंगे और हमारे पास जो डिवाइसेस होती हैं उनके द्वारा आप ये देख सकते हैं कैथेटर हम उस जो ब्लॉकेज है उसको पार कर चुके हैं।
ये जो पतली सी सांप जैसी चीज़ आपको नजर आ रही है, ये हमारी डिवाइस है कैथेटर। इस होती है तो आज से पहले जब हम उसको खोल नहीं पाते थे, चाहे वो दवाई से हो या कोई और मेथड से हो, तो जनरली पेशेंट बेहोश रहता था। कभी कभार उसको ब्रेन में प्रेशर बढ़ने लगता था तो हड्डी काटनी पड़ती थी, पेशेंट वेंटिलेटर पे रहता था और महीनों महीनों लग जाते थे ठीक होने में। ये उसी का एक पिक्चर है नस खुलने के बाद का। ये आप पेशेंट, अगर ये पॉसिबल होता है तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी ग्रेटिफाइंग और काफ़ी अच्छे हैं। ये आज से पहले संभव नहीं थी। जैसा कि चड्ढा साहब ने आपको बताया, ये पंजाब में ये प्रोसीजर बहुत ही लिमिटेड जगहों पे हो रहे हैं। इनफैक्ट चंडीगढ़ में भी गिने चुने अस्पताल हैं जो ये प्रोसीजर्स कर रहे हैं, और उसके बाद सीधा जाकर के दिल्ली गुड़गांव एरिया में होते हैं। तो हमारे पास 5 अस्पताल हैं जो स्ट्रोक रेडी हैं, उन सब में कैथ लैब है। जब भी इस तरह के प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होती है तो वो पेशेंट या हमारे पास यहाँ आईवी मोहाली में शिफ्ट कर दिए जाते हैं, या वहाँ जाकर के भी हम ये प्रोसीजर्स कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की रिक्वायरमेंट। सो मैकेनिकल थ्रोम्बोटॉमी जो है वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोसीजर है जो स्ट्रोक के पेशेंट्स के अंदर, खास करके जिनका मेजर वेसल ब्लॉकेज है, जिनमें कि रिजल्ट्स थ्रोम्बोलिसिस के या और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के अच्छे नहीं थे, उसमें एक मेजर डिफरेंस क्रिएट कर रहा है आउटकम के अंदर। आउटकम मतलब लेसर, पेशेंट को लकवा कम हो जाता है, पेशेंट की रिकवरी तेज हो जाती है, और वो बैक टू नॉर्मल जो है वो पॉसिबल हो पाता है विद शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। अब मैं डॉक्टर स्वाति को कहूँगा वो अपने विचार इस पे व्यक्त करें। Hello everyone. I'm Dr. Swati Garg and I'm working as a consultant neurologist at IV Hospital Mohali. तो अभी हमने सब जाना स्ट्रोक क्या है, कितने टाइप्स के स्ट्रोक हैं, स्ट्रोक हो जाए तो कितने वक्त में हमें हॉस्पिटल पहुंचना है, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के बारे में हमने सारी मोडालिटीज़ के बारे में आपको बताया, थ्रोम्बोलिसिस, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। बट सबसे और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमें पता होना चाहिए वो है रिस्क फैक्टर्स क्या है स्ट्रोक के। अगर हमें रिस्क फैक्टर्स ही पता होंगे, अगर वी नो हाउ टू प्रिवेंट द स्ट्रोक, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सबसे पहले है हाइपरटेंशन, दैट इज अगर किसी को भी बीपी है, हाई बीपी रहता है, तो दे शुड कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। नो योर नंबर्स, आपका बीपी कितना रहता है वो बहुत जानना आपके लिए ज़रूरी है। और बीपी कैसे कंट्रोल होता है, सबसे पहले हैव फ्रेश ग्रीन वेजीज, अवॉइड सॉल्ट इनटेक, वॉक, जो आजकल कहा जाता है 150 मिनट्स पर वीक इज अ मस्ट, सो यू नीड टू बी वेरी फिजिकली एक्टिव। उसके बाद स्मोक नहीं करना आपको। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अगर आप कैसे आपको बीपी को कंट्रोल कर सकते हो। सेकंड इज डायबिटीज़। अगर आपका टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके ब्लड शुगर है वो वेल कंट्रोल रहे। नंबर 3, जैसे एक्सरसाइज का मैंने बताया, यू हैव टू बी फिजिकली एक्टिव। नंबर 4, अवॉइड स्मोकिंग। सेडेंट्री लाइफस्टाइल बिल्कुल नहीं रखना। यू हैव टू मेंटेन योर वेट। अगर कोई भी ओबीज है, बीआई में उसका जो बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स, इज मोर देन 30, तो प्लीज ट्राई टू ब्रिंग इट लो, 30 से कम होना चाहिए। उसके बाद स्मोकिंग नहीं करनी, अल्कोहल नहीं लेना। अगर ये चीज़ें आप सारे ध्यान रखें, उसके बाद कार्डियक रिस्क फैक्टर जो होता है, जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं जिनमें ऑलरेडी कार्डियक हिस्ट्री होती है या जिनमें एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब होता है जो दिल हमारा फड़फड़ाना एकदम शुरू कर जाए, उसकी वजह से जो क्लॉट होता है हार्ट का वो एकदम दिमाग में पहुंच जाए, उसकी वजह से भी स्ट्रोक होता है। तो ये सारी चीज़ें जिनको अगर हैं, इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखें तो हम काफ़ी हद तक स्ट्रोक प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर प्रदीप ने आपको काफ़ी विस्तार में बताया वी फास्ट के बारे में। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो आप एक निमोनिया की तरह याद कर सकते हो। बट मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, कुछ ऐसे भी सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जैसे वर्टाइगो। वर्टाइगो का मतलब होता है घुमेर आना, चक्कर आना, आपकी जो सराउंडिंग्स होती है, रोटेटिव मूवमेंट ऑफ सराउंडिंग्स। बहुत पेशेंट्स आते हैं जो हमारे पास कहते हैं जी हमें तो सर्वाइकल हो गया, तो वर्टाइगो को लेके वो उसको बिल्कुल ही लाइटली ले लेते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि वर्टाइगो को इतना लाइटली मत लीजिए। वर्टाइगो कुड बी सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल का मतलब होता है वर्टाइगो अगर ब्रेन की वजह से, स्ट्रोक की वजह से भी वर्टाइगो होता है। पेरिफेरल का मतलब है कान की वजह से, जिसमें हमें इतना मतलब सीरियस होने की जरूरत नहीं होती। अगर वर्टाइगो के कितने पेशेंट्स देखे हैं जो नॉर्मल ओपीडी में हमारे पास आते हैं, हम स्कैन कराते हैं एंड दे टर्न आउट टू बी पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक, तो आप इतना लाइटली नहीं ले सकते वर्टाइगो। सेकंड, सडन ऑनसेट हेडेक, एकदम सर दर्द बहुत तेज होना शुरू हो जाए, वो भी एक निशानी हो सकती है स्ट्रोक की। तीसरा, सीजर, मिर्गी का दौरा, एकदम आपके लगे कि बॉडी को किसी को देखो कि एकदम झटके पड़ने लग जाए या कुछ हो जाए, तो इसका मतलब है हो सकता है कि उस पेशेंट को स्ट्रोक हुआ हो और उसके बाद सीजर्स हो रहे हो। उसके बाद पेशेंट एकदम बेसुधी की हालत में चला जाए, आपको पता नहीं है पेशेंट चल फिर रहा है और एकदम बेसुधी की हालत में चला जाए,
तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है स्ट्रोक का, दैट कुड बी अ स्ट्रोक। और एक मैं चीज़ बताना चाहूँगी जो सब इग्नोर करते हैं, विच इज़ नोन एज अ मिनी स्ट्रोक और TIA। TIA का मतलब होता है ट्रांजिएंट इस्चीमिक अटैक। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? क्लॉट आया, क्लॉट गया, ऊपर ब्रेन में गया, थोड़ी देर के लिए ब्लॉक किया, सिम्टम्स आए। सिम्टम्स कैसे कैसे आ सकते हैं ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेन के हर एक पार्ट, हमारा बोलना एक पार्ट कंट्रोल करता है ब्रेन का, हमारा हाथ की मूवमेंट वो अलग पार्ट है जो ब्रेन का कंट्रोल करता है, ऐसे ही आंखों से देखना वो अलग एक ब्रेन का पार्ट, तो हर हिस्सा जो ब्रेन का वो अलग अलग पार्ट कंट्रोल करता है, राइट। तो जिस हिस्से में भी क्लॉट आ जाए, जब फंस जाए वो क्लॉट वहाँ पे, तो वो सिम्टम पेशेंट को नजर आ जाएगा। अगर वो 1-2 मिनट में चला जाए, जैसे कि कितने पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि मैम एकदम एक हिस्से में कमजोरी आई, हाथ कमजोर पड़ा, ग्लास पकड़ा हुआ था, हो गया, लेकिन मैं आधे घंटे में 15 मिनट में ठीक हो गया। तो दैट इज वो आया, क्लॉट आया, उसके बाद एकदम ठीक निकला वहां से, ब्लड सप्लाई रिस्टोर हुई ब्रेन को और दोबारा से ठीक हो गया, राइट। सो दिस इज अ मेजर वार्निंग साइन फॉर अ मेजर स्ट्रोक। प्लीज डू नॉट इग्नोर द सिम्टम्स। अगर कभी भी ऐसा मिनी स्ट्रोक आए, जैसे कि आपको लगे कि आवाज़ में तुतलाहटपन आई, बोलने में हलकलाहट हुई और 15 मिनट में ठीक हो गई, या फेस थोड़ी देर के लिए तिरछा हुआ, टेढ़ा हुआ और आधे घंटे में या 5 मिनट में ठीक हो गया, या एक हिस्से की कमजोरी है या हाथ में सुनपना आया, थोड़ी देर के बाद ठीक हो गया, प्लीज डू नॉट इग्नोर इट। दीज आर द वार्निंग साइंस, वार्निंग सिम्टम्स फॉर अ मेजर स्ट्रोक। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से पब्लिक शुड बी नोइंग फॉर द पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम। अगर ये सारी चीज़ें पता होंगी तो हम एक मेजर स्ट्रोक होने से बच सकते हैं। एंड जो रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रखें, इनको रेगुलर लाइफस्टाइल में लेकर आएँ, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें, तो आई थिंक स्ट्रोक से काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। नाउ आई हैंड ओवर टू डॉक्टर जसप्रीत। Singh Randhawa है। I am working as a consultant neurosurgeon IB Hospital ਮੋਹਾਲੀ। ਸਟ੍ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੀਤ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਈ ਹੋਪ ਇਟਸ ਗॉट। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ 올ਡ ਏਜ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਵਰ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰੋਕ ਸਿਰਫ 올ਡ ਏਜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਾਮਨਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟ੍ਰੋਕ ਯੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੂਅਰ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ। डॉक्टर स्वाति ने ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली टच की है और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है समझना कि साडा लाइफस्टाइल जो कि आजकल बहुत सेडेंटरी स्ट्रेसफुल हो गया है और साडा जो डाइट हैबिट्स है जो इन्नी खराब हो गई ने, ये बहुत बड़ा रीजन है जिहदे करके सानू आजकल स्ट्रोक इवन 25-30 साल के मुंडे भी तुसीं देखते हो, कुड़ियां देखते हो जिन्होंने एकदम प्रॉब्लम आ जाती है एंड कोई भी नहीं सोचता। ये सब तो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यही होंगी है, बंदा वही चीज़ सोचेगा जो उन्होंने पता होएगा। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, अगर साढ़े कोई भी अगर यंग बंदा लड़का है, हाथ पैर अगर कोई सुन पै रहे हैं या हाथ पैर से कोई कमजोरी आ रही, ਅਸੀਂ लोकल हॉस्पिटल चल जाते हैं एंड वी मिस दैट इंपॉर्टेंट गोल्डन पीरियड। इस करके ਜਦੋਂ भी इदां ਦੇ सिम्पटम्स होंगे है, ये स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल की इंपॉर्टेंस उत्थे ही आती है। जिन्ना स्ट्रोक ओल्ड एज की जरूरी, उस तो ज़्यादा मैनू लगता ट्रीटमेंट वाइज स्ट्रोक इन यंग इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो कदे भी कोई भी सिम्पटम जिदा हुण तुहानूं हर सिम्पटम बारे डॉक्टर प्रदीप ने, डॉक्टर स्वाति ने दस्सिया, कोई भी इदा का सिम्पटम किसी को भी होए, आले दुआले होंदा, तुहाडे भी फोन आ सकते, तो उन्होंने उही हॉस्पिटल भेजो जिहदे च स्ट्रोक रेडी टीम अवेलेबल है, जिहदे MRI फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर कोई प्रॉब्लम होंदी है तो न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन एंड न्यूरो इंटरवेंशन अवेलेबल है, कैथ लैब अवेलेबल है। जिदा साडे IB मोहाली वी हैव 2 कैथ लैब, जिहदे एक कैथ लैब इज ऑलवेज रेडी फॉर दिस थिंग कि अगर कोई भी इदां दी एमरजेंसी होए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये टाइम ही मनी है, टाइम ही सब कुछ डिसाइड करता है कि पेशेंट की रिकवरी कितनी पॉसिबल है, राइट। तो I think that's enough. Thank you. Vision of World Stroke Day, what we have done, we have also launched a helpline number, जो कि अगर सारे पेशेंट्स अपने फोन में सेव रखें तो इट कैन सेव लॉट ऑफ लाइव्स। इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है, जैसे ही हमें इस नंबर पे कॉल आती है तो पूरा सिस्टम एक्टिवेट किया जाता है। हॉस्पिटल में एक अनाउंसमेंट की जाती है, कोड ब्रेन। तो कोड ब्रेन जैसे अनाउंसमेंट माइक पे की जाती है, पूरे हॉस्पिटल में अनाउंसमेंट होती है, तो सारी जो टीम है, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, एनेस्थेटिस्ट, इमरजेंसी टीम, ICU टीम, टेक्नीशियन सारे रेडी हो जाते हैं उस पेशेंट को रिसीव करने के लिए। ऑन प्रायोरिटी उस पेशेंट को रेडियोलॉजी में MRI या CT रिक्वायरमेंट जो भी होती है वो कराई जाती है, उसको इमीडिएटली कैथ लैब शिफ्ट किया जाता है या थ्रोम्बोलाइसिस किया जाता है या थ्रोम्बोटमी की जाती है और इमीडिएटली उसको ICU में शिफ्ट किया जाता है। सो वी आर जस्ट शेयरिंग दैट नंबर विद यू, सो विल जस्ट रिक्वेस्ट यू टू परफेक्ट दिस नंबर।